नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टार ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भारत की नदियां पढ़ रहे थे, जिसमें हम नदी का पहला पार्ट देखे थे, सिंधु नदी तंत्र। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा पार्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसको हम पॉइंट के फॉर्मेट में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लेट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं बोर्ड पे। जैसा कि एक चीज़ हम बताएं कि नदियां जो होती हैं बेसिकली दो तरीके से हम देखते हैं, पूर्ववर्ती नदी और अनुवर्ती नदी के तौर पे जानते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी जो होता है पूर्ववर्ती, एक अनुवर्ती। ठीक है, इन दोनों के रूप में हम देखते हैं। पूर्ववर्ती जो होता है क्या है कि वे नदियां होती हैं जो पर्वत के निर्माण होने से पहले से बह रही हैं, अर्थात पर्वत निर्माण होने के बाद भी उनको काट कर अपने पूर्व मार्ग को बनाए रखी हैं। वे नदियां जो होती है पूर्ववर्ती नदी कहलाती हैं। ठीक है, जैसे गंगा या ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, ये जितनी भी हिमालयी नदियां हैं मोस्टली वो पूर्ववर्ती नदी की श्रेणी में आती हैं। और दूसरी है अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी का मतलब यह है कि वे नदियां जो पर्वत निर्माण होने से पूर्व बह रही थी और पर्वत निर्माण होने के बाद जो है अपने मार्ग को परिवर्तित करके दूसरे रास्ते से होकर बहती हैं, अर्थात अपने पूर्व मार्ग को बदलकर अन्य दिशा से बहने को जो है अनुवर्ती बोला जाता है। अनुवर्ती नदी के तौर पर जाना जाता है, जिसमें यमुना हुआ, बेतवा हुआ, कावेरी हुआ, ये जितने भी एक तरीके से सिंधु हुआ, जितने भी मध्य भारत की नदियाँ हैं वो पूर्व अनुवर्ती नदी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो एक हम नदी को किस श्रेणी में रख कर जानते हैं, तो ये हम आपको बता दिए। तो कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि हिमालयी नदियाँ किस श्रेणी के अंदर आती है, पूर्ववर्ती या अनुवर्ती। तो मोस्टली जो है वो पूर्ववर्ती नदी की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हम अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि किसी भी सिस्टम को ये हमें पता होना चाहिए देख कर कि ही किस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो जाहिर सी बात ब्रह्मपुत्र नदी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी होगी। बाकी इसकी सारी ट्रिब्यूटरी होगी, अर्थात इसका सहायक नदियाँ होंगी। ठीक है, और उन सहायक नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं, कैसे उससे मिलती है और कहाँ पे गिरती हैं, ये सब हम जो है अब क्रमवार देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपके सामने पूर्वोत्तर भारत का मैप बना हुआ है। ठीक है, और ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है इस 3 देशों से होकर बहती है। 3 देश कौन कौन से हैं? इधर चाइना पड़ता है, तिब्बत से होकर बहती है, दूसरा भारत से, और ये तीसरा बांग्लादेश से बहती है। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के, यहाँ तिब्बत में मानसरोवर लेक है। ठीक है, मानसरोवर लेक है। इस मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर है, चेम युंग डोंग ग्लेशियर। क्या दोस्तों? चेम युंग डोंग ग्लेशियर। चेम युंग डोंग ग्लेशियर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है चेम युंग ग्लेशियर से, और ये समांतर क्रम में बहती है। भारत और नेपाल के बीच जो है समांतर क्रम में बहती है। फिर ये ऊपर आती है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास एक नंगा पर्वत है। क्या? नंगा पर्वत के यूटर्न लेती है यहाँ पे नंगा पर्वत के पास जो है गार्ज या कैनियन का निर्माण करती है। ठीक है, ये जो इसका घुमाव होता है गार्ज या कैनियन के रूप में जाना जाता है। अभी मैं बताता हूँ गार्ज और कैनियन क्या होता है। अभी बेसिकली आप यहाँ पे समझिए, ये नंगा पर्वत को यूटर्न होने के बाद वहाँ से जो है ये अरुणाचल प्रदेश में यांगपा दर्रा, यहाँ पे यांगपा दर्रा। क्या है दोस्तों? यांगपा या यांगकांग दर्रा बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में चेम युंग डोंग ग्लेशियर से निकलती है और भारत नेपाल के बीच जो है समांतर क्रम में बहती हुई नंगा पर्वत से यूटर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में यांगपा दर्रा से जो है भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ से जब प्रवेश करती है तो अब ये अरुणाचल प्रदेश हुआ। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद ये असम में जाती है। असम ये नदी सबसे ज़्यादा जो है असम के अंदर ये प्रवाहित होती है। भारत में अगर बात करता है कि ब्रह्मपुत्र नदी सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है, तो वो आंसर होगा असम। ठीक है, असम से ये नदी जाती है सीधा पश्चिम बंगाल से इधर बांग्लादेश में निकल जाती है, पर असम के बाद सीधा जो है नदी बांग्लादेश में निकल जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 3 देशों के बहती है। ये बांग्लादेश है,
ये भारत का मैप है और ये तिब्बत, चीन। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी याद आता है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी किन 3 देशों से होकर बहती है? तो वो चाइना, भारत और बांग्लादेश। ठीक, और अगर बात करता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है, तो वो 2 राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, एक अरुणाचल प्रदेश है और एक असम। ठीक, भारत के किन 2 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र नदी? तो अरुणाचल प्रदेश और ये असम से होकर बहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इतना देख लिए, यहाँ पे डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है ब्रह्मपुत्र। अब हम इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ हैं, जिनको हम एक साफ पैटर्न डेवलप करते हुए अभी देखेंगे। अभी हम आपको ये केवल ब्रह्मपुत्र का एक सिस्टम बता रहा था, मतलब एक किस हिसाब से ब्रह्मपुत्र केवल बहती है उसको मैं दिखाया था। अभी इसके जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ, उनको हम एक साफ सुथरे चार्ट पे देखेंगे, कैसे वो कहाँ से मिलती है और कैसे आती हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? ब्रह्मपुत्र देखिए चेमडंग ग्लेशियर से तिब्बत में निकलती है और नंगा पर्वत से यूटर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में याकपा दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, फिर ये असम में प्रवेश करती है, असम से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और यहाँ पे डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये होगा। अब हम इसके ट्रिब्यूटरी के साथ इसको हम एक अच्छे चार्ट पे देखते हैं, वहाँ ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये मैप के अंदर लाइनिंग इधर उधर होने से तो इतना बेसिकली समझ नहीं आ पाता। तो हम आपको एक अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ बताने की कोशिश। दोस्तों, ये जैसा कि हमने बताया था कि तिब्बत में मानसरोवर लेक है। ठीक है, क्या? मानसरोवर लेक है। ठीक है, और इसी के समीप से यहाँ चेमयुंगडोंग ग्लेशियर, चेमयुंगडोंग ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। निकलने के बाद ये भारत और नेपाल के बीच समांतर क्रम में बहती है। ठीक है, बहने के बाद ये जैसे ही नदी जैसे यहाँ अरुणाचल प्रदेश के समीप पहुँचती है तो यहाँ नंगा पर्वत है। क्या? नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत को ये यूटर्न लेते हुए नदी जो है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे मैंने आपको बताया था यांगपा दर्रा। क्या? यांगपा। ठीक है, और ये कौन सा पर्वत है? नंगा। ठीक है, ये यहाँ नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से यूटर्न लेती है तो भारत में यांगपा दर्रा से होकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी आती है तो हम अब ये भी है कि ब्रह्मपुत्र नदी को हर जगह जो है हर राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, और आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको बोलते हैं दिहांग नदी, दिहांग। ठीक है, और आपका असम में जब वो नदी पहुंचती है तो उसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। तो वहीं बांग्लादेश में जब वो नदी जाती है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम आपको एक लास्ट में जो है पूरा चार्ट से बताएंगे इसको कहाँ पे क्या बोलते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए, बस यांगपा दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ असम में जब पहुँचती है तो असम के पास एक सदिया नामक जगह है। असम का एक बहुत फेमस जगह है सदिया। ठीक है, सदिया। तो जब यह सदिया के पास जाती है, सदिया के समीप पहुँचती है तो उससे आगे जाती है तो यहीं सदिया के पास जो है यहीं अरुणाचल प्रदेश से 2 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश से एक नदी आती है दिबांग। क्या? दिबांग, जो यहीं सदिया के पास आके मिलती है, दिबांग। दिबांग। ठीक है, दिबांग। और एक और नदी आके यहीं अरुणाचल प्रदेश से, ये दिबांग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है निकलती है, वहाँ से फिर उसके बाद ये मिसमी रेंज से निकलती है अरुणाचल प्रदेश में, मिसमी रेंज से होकर प्रवाहित होती है और यहाँ सदिया के पास जो ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और यहाँ एक और नदी है जो लोहित नदी है। लोहित नदी
जालछू पर्वत श्रेणी जालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में जालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है। लोहित, लोहित भी जो है यही सदिया के पास जो ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। और एक किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? जालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और ये नदी जो है लोहित, क्या है? लोहित। नदियों को हम ब्लैक पेन से, जो जगह होगा हम उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, जो नदी वगैरह होगा उसको मैं ब्लू पेन से लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये जालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, अब ये ब्रह्मपुत्र नदी फिर उसके बाद आगे जाती है। सदिया से जैसे ये नदी आगे बढ़ती है असम में इसकी सबसे ज़्यादा शाखा असम में बहती है, प्रवाहित होती है सबसे ज़्यादा। तो असम में इससे बहुत सारी सहायक नदियाँ आके मिलती है मोस्टली। ठीक है, असम, फिर ये बांग्लादेश और असम की सीमा पे जो है एक जगह है धुबरी, क्या? धुबरी। ठीक, ये बांग्लादेश है। अब ये सदिया से धुबरी तक का जो इसका अपवाह मार्ग होता है असम के अंदर, उसको हम नेशनल वाटर 2 बोलते हैं, या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 बोला गया है ये। अर्थात हम कह सकते हैं सदिया टू धुबरी तक का जो राजमार्ग है इसको हम नेशनल वाटर 2 बोलते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। ठीक है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए यहाँ पे नौका गमन जो होता है बहुत आसान होता है, इसलिए इसको हम राष्ट्रीय जलमार्ग के तौर पर बना दिया गया है। तो सदिया से धुबरी तक की जो समांतर क्रम में जो बहती है नदी, अपवाह क्षेत्र जो इसका है, इसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारी नदियाँ असम में इससे मिलती हैं। इसकी बहुत सारी सहायक नदियों को हम देखते हैं उत्तर के क्रम से और दक्षिण के क्रम से, या फिर कह सकते हैं दाएं के क्रम से और बाएं के क्रम से। बाएं जो क्रम होता है ये नीचे से माना जाता है, और जो दाएं क्रम है जो ऊपर से माना जाता है। ठीक है, तो हम इसके बहुत सारी सहायक नदियों को देखते हैं कैसे मिलती हैं वो सहायक नदियाँ, कहाँ से। अब देखिए, सबसे पहले एक सहायक नदी इसकी है सुबनसुरी। सुबनसुरी जो होती है ये तिब्बत क्षेत्र से ही निकलती है। सुबनसुरी जो है तिब्बत क्षेत्र से ही निकलती है, जो ये सुबनसुरी। ठीक, ये लखीमपुर खीरी एक जिला है, असम का लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो ये लखीमपुर के पास जो है लखीमपुर, ठीक, लखीमपुर के पास ये सुबनसुरी नदी जो है ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। ठीक है, और इसी के आगे जो है एक जगह है तेजपुर। ठीक है, तेजपुर के पास यहीं तिब्बत क्षेत्र से एक कामेंग नदी निकलती, कामेंग, जो तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, जो इसकी एक सहायक नदी ही मानी जाती है। कामेंग कौन सी नदी है? कामेंग। ठीक है, कामेंग नदी, इसी नदी के किनारे जो है एक पार्क है। पार्क का नाम क्या है? पखुई टाइगर रिजर्व, पार्क सॉरी कह रहा हूँ, टाइगर रिजर्व है, पखुई टाइगर रिजर्व, जो कामेंग नदी के पास ही है। पखुई टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसी नदी के किनारे पड़ता है, जो कामेंग नदी के किनारे है। ठीक है, अब ये ब्रह्मपुत्र, अब असम में ही जो है तेजपुर के आगे जब जाता है, तेजपुर के जब आगे आएगी ये ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद से यहाँ से भूटान से, यहाँ भूटान पड़ता है ना, भूटान से 2 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है, मानस और एक निकलती है संकोश, जिसे गदाधर नदी के नाम से जाना जाता है, जो भूटान से होकर निकलती है। ठीक है, यहाँ से मानस निकलती है जो आती है ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, और एक और नदी है संकोश, इसका नाम मानस है, ये संकोश।
संकोश या गदाधर। ठीक, ये गदाधर जो नदी आती है, संकोश नदी, ये दोनों जो है धुबरी के पास मिल जाती है। मानस नदी जो है, इसकी अब देखिए कितनी सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी है जो उत्तर से आके मिल रही है, लखीमपुर में मिलती है। कामेंग नदी है जो तेजपुर के पास जो है ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और इसी कामेंग नदी के पास पखुई टाइगर रिजर्व स्थित है, जो महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है पखुई टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे है, तो वो हम बताएंगे कामेंग नदी के किनारे है। ठीक है, अब फिर तेजपुर से जब ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाती है तो मानस एक नदी है जो भूटान से आती है। भूटान से आने के बाद जो मानस जो है ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। उसके बाद इसी मानस जो होता नदी है, सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, इसी सहायक नदी के किनारे जो है एक मानस राष्ट्रीय पार्क भी है, जो क्वेश्चन में आता है कभी कभी, मानस टाइगर और मानस राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, इस नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी इस नदी के किनारे है। ठीक है, अब इसके बाद एक नदी और भूटान से निकलती है, संकोश नदी है, जो धुबरी के पास जो है ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ जो सिक्किम में मैं बनाया था ऐसे, सिक्किम से एक महत्वपूर्ण नदी, इसी की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की, जो सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से कहाँ से कौन सी नदी निकलती है? वो तिस्ता नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? तिस्ता नदी है। ठीक है, तिस्ता जो होती है वो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ठीक है, तिस्ता। और ये तिस्ता नदी जो होती है कहाँ से निकलती है? चोलामू झील से। चोलामू झील। ठीक है, चोलामू झील जो है भारत की सबसे ऊंची झील है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील है। तो कहाँ पे है वो? सिक्किम में है। और इसी चोलामू झील से जो है तिस्ता नदी का निकास होता है, जो बांग्लादेश में जाके जमुना से मिलती है। ठीक है, जमुना मीन्स ब्रह्मपुत्र नदी से ही मिलती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में जमुना के नाम से आना आता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश में जो तिस्ता जो है जमुना से मिलती है। ठीक है, तिस्ता। और तिस्ता की कुछ सहायक नदियां हैं जो पश्चिम बंगाल में मिल जाती हैं। तिस्ता की एक कौन सी सहायक नदी है? एक रंगित है, एक रांगपो है। कौन है? रंगित, ये रांगपो, ये रांगपो है, ये रंगित है। ठीक है, ये तिस्ता की दो सहायक नदियां रांगपो और रंगित। अब ये तिस्ता नदी सिक्किम में चोलामू झील से निकलती है, या फिर हम किस ग्लेशियर से निकलती है अगर बात का भी क्वेश्चन पूछ लेता तो जेमू ग्लेशियर से निकलती है। किससे? जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से निकलती है ना। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये तिस्ता नदी सिक्किम में किस ग्लेशियर से होकर निकलती है, तो आप बताएंगे जेमू ग्लेशियर से निकलती है। या पूछ ले किस झील से निकलती है, तो वो चोलामू झील से निकलती है। चोलामू झील जो है भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ मिल जाती है। ठीक है, और एक चीज़ और हम बता दें, जो संकोश नदी है ना, संकोश को गदाधर नदी बोलते हैं। ये जो है असम और पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के बीच जो है बॉर्डर बनाती है। ये बांग्लादेश का क्षेत्र, ये असम यहाँ के ख़त्म हो जाता है, तो असम और ये बांग्लादेश के बीच जो है संकोश नदी सीमा बनाते हुए धुबरी के पास मिलती है ब्रह्मपुत्र से। और ये धुबरी से ही जो ब्रह्मपुत्र नदी सीधा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में जैसे ही वो नदी आती है तो इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना। ठीक है, अब ये बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक हम चीज़ और हम आपको बता दें कि अब बाएं छोर से जो कुछ सहायक नदियां हैं, जो ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां बाएं से, वो कैसे मिलती हैं ये हम आपको अभी बता दें। यहाँ देखिए, अब ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नागालैंड है। नागालैंड से एक नदी निकलती है, नागालैंड, ये एरिया नागालैंड है ना। नागालैंड से एक नदी निकलती है, नागालैंड से जांगपो पहाड़ी से एक नदी निकलती है, जो मणिपुर में उसको बोलते हैं बराक। जांगपो से नागालैंड में जांगपो की पहाड़ी से जो है एक नदी निकलती है बराक, जिसको मणिपुर में हम जो बेसिकली मणिपुर में इसको बराक नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये बराक नदी जैसे असम में आती है,
असम क्षेत्र में जैसे आती है, सुरमा घाटी में जैसे नदी आती है तो इसको सुरमा नदी के नाम से जानते हैं, सुरमा, असम में। बोलिए। मैं अभी बाद में बात करता हूँ, थोड़ा सा भी आता हूँ, 5 मिनट रुक जाओ, सॉरी। तो ये सुरमा नदी के नाम से आने आती है, ठीक है, असम में। उसके बाद ये नदी जैसे बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश में जैसे नदी घुसती है तो मेघना के नाम से आने आती है। क्या? मेघना, मेघना, ठीक, ये मिटा देते हैं। बांग्लादेश में इस नदी को मेघना के नाम से आनी आती है। अब देखिए, नागालैंड में जांगपो की पहाड़ी से बराक नदी निकलती है, जो इसे मणिपुर में बराक नदी बोलते हैं। फिर ये असम में जैसे सुरमा घाटी में पहुंचती है तो इसको सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये नदी जैसे बांग्लादेश में जाती है तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये मेघना जो है, मेघना के नाम से आने आती है, ठीक है। और एक इसकी एक नदी है, अब ये गंगा नदी, गंगा नदी जो आती है पश्चिम बंगाल वगैरह से होते हुए, जैसे बांग्लादेश में नदी गंगा नदी आती है तो इसको पद्मा बोला जाता है। गंगा नदी बांग्लादेश के अंदर इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ब्रह्मपुत्र से जमुना से मिलती है, पद्मा जो है ये जमुना है, और पद्मा, ये गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। पद्मा और जमुना जब बांग्लादेश में मिलती हैं तो पद्मा के नाम से आगे थोड़ा बढ़ती हैं, पद्मा के नाम से, ठीक है। पद्मा के नाम से जैसे आगे बढ़ती है तो इसी में आके मेघना आके मिल जाती है। मेघना मिलती है तो फिर मेघना के नाम से शाखा जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, मेघना बोला जाता है, ठीक। अब देखिए, गंगा नदी, ये गंगा नदी है, ठीक है, ये बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब ये पद्मा जो है जब जमुना से मिलती है तो इन दोनों की शाखा पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। फिर आगे बढ़ने के बाद ये मेघना नदी से मिलती है, फिर पद्मा और मेघना की जो शाखा मिलती है वो मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद जो है समुद्र में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है वो, ठीक है। यहाँ पे तो बंगाल की खाड़ी में किस रूप में वो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है तो मेघना के नाम से गिरती है, ठीक है। ये था ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा सिस्टम, जिसमें एक कुछ सहायक नदियां जो यहाँ बाएं छोर से मिलती हैं उसको हम आपको बता देते हैं। इसकी एक नदी है धनसुरी। धनसुरी जो है ये भी नागालैंड से ही निकलती है, जो यहाँ लखीमपुर के पास ही जो है ब्रह्मपुत्र से मिलती है, धनसुरी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, ठीक है। और एक नदी मेघालय के शिलांग पठार से निकलती है, कोपली। क्या? कोपली। ये इतनी नदियां जो महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी का एक सिस्टम डेवलप करती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है, जो आपको सामने दिख रहा होगा। दोस्तों, ये मेघना नदी डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब डेल्टा की बात करें तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वो होता है कि जब नदियां जो आती है एक मैदानी क्षेत्र से बहुत तेजी के साथ प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती हैं, जैसे वो समुद्र के पास पहुंचती हैं तो ढाल मंद होने के कारण उनकी गति जो है बहुत स्लो हो जाती है, और उसमें बहुत सारा कीचड़ अपने साथ लेके आती है। तो वो गाद जो होता है ना, वो समुद्र के एकदम किनारे पे जम जाता है। जमने के फलस्वरूप जो है नदियाँ जो बहुत से भागों में वितरित होकर जो है समुद्र में विलीन होती है। और जो क्षेत्र डेवलप होता है नदी और समुद्र के बीच का जो भाग डेवलप होता है उसे हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही डेल्टा यहाँ पे डेवलप होता है, जो पंजाकार डेल्टा के तौर पे ऐसे रहता है, ठीक है। अब इस डेल्टा को हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो एक तरह से भारत का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसको हम सुंदरवन क्यों बोलते हैं? सुंदरवन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता इस डेल्टा के पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है सुंदरवन डेल्टा के नाम से आना जाता है, ठीक है। तो ये है। तो एक बार हम आपको फिर से बताते हैं पूरा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास चेमयंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। निकलने के बाद भारत नेपाल के बीच समांतर क्रम में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास नंगा पर्वत पड़ता है। नंगा पर्वत से वो यूटर्न लेते हुए
अर्थात गार्ज या कैनियन का निर्माण करते हुए जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास यांगपा दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद जैसे ये नदी असम में पहुंचती है, असम में ये सदिया के पास जो है असम में प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में सदिया के पास जो है असम में प्रवेश करती है। उसके बाद सदिया के पास ही अरुणाचल प्रदेश से 2 नदियां निकलती हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होती हैं। ठीक है, एक है दिबांग नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मिसमी रेंज से निकलती है जो सदिया में आके मिलती है। और एक और नदी है लोहित को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में ज्यालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ज्यालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, अब ये नदी जैसे सदिया से आगे बढ़ती है, उसके बाद लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट एक पड़ता है, असम का ये डिस्ट्रिक्ट है, बहुत फेमस है। तो इस डिस्ट्रिक्ट के पास एक सहायक नदी इसके आके मिलती है सुबनसुरी, जो तिब्बती क्षेत्र से आके आती है और यहाँ लखीमपुर के पास जो है मिल जाती है। ठीक है, और लखीमपुर से जैसे आगे आती है तेजपुर पड़ता है। तेजपुर भी एक असम का डिस्ट्रिक्ट है और इसी तेजपुर में जो है तिब्बती क्षेत्र से आती हुई एक कामेंग नदी है, कामेंग आके तेजपुर में मिलती है। कामेंग के पास एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पखुई टाइगर रिजर्व, जो कामेंग नदी के पास पड़ता है। फिर यह नदी आगे जाती है तो एक भूटान से 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ निकलती है जिसका नाम है मानस और एक है संकोश को गदाधर नदी के नाम से आना था। तो ये मानस नदी आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है असम में ही, और इसी मानस नदी के पास ही मानस राष्ट्रीय पार्क है, जो कभी भी क्वेश्चन में पूछ लेता है मानस राष्ट्रीय पार्क किस नदी के किनारे है, तो आप आंसर यही देंगे मानस नदी के किनारे है। ठीक है, और फिर उसके बाद संकोश नदी जिसे गदाधर नदी के नाम से जानते हैं, यह भी भूटान से ही निकलती है और ये असम और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित धुबरी नामक स्थान पे जो है ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से आगे निकलते ही सीधा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, अर्थात वो असम को पीछे छोड़ देती है। और बांग्लादेश में जैसे ब्रह्मपुत्र नदी घुसती है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्रा को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। अब हम ये एक नदी देखते हैं, इसकी सहायक नदी है जो बाएं साइड से आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र से। जैसे यहाँ नागालैंड में जांगपो पर्वत श्रेणी से निकलती है और मणिपुर में इसको बराक नदी के नाम से जाना जाता है। बराक नदी जैसे असम में पहुंचती है, इसको सुरमा घाटी के पास जब पहुंचती है नदी बराक, तो उसको सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। और सुरमा नदी जब बांग्लादेश में आती है तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है, जब जाना जाता है। ठीक है, अब बांग्लादेश में देखिए जमुना से गंगा नदी आकर मिलती है, जिसको गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता था। पद्मा और जमुना की जो शाखा मिलती है वो आगे पद्मा के नाम से बहती है बांग्लादेश में, फिर जैसे थोड़ा दूर आगे जाती है तो वो मेघना नदी जो है पद्मा से आके मिलती है। ठीक है, अब पद्मा और मेघना की जो शाखा जो जब मिलने के बाद जो आगे बढ़ते हुए मेघना के नाम से आगे बढ़ते हुए जो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पूरा कंप्लीट हुआ। इससे बहुत सारे फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जो मैं आपको अभी बताता हूँ और जो एग्ज़ाम के तरीके से इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जानते हैं। अब ये जानना है कि किस क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं। अब बताते हैं। नदी को 5 नामों से जानते हैं। जैसे जो महत्वपूर्ण मुख्य बात होती है कि वो 4 नाम से जानी जाती है, लेकिन एक और नाम गिना जाता है जो अरब सागर में गिरती बंगाल की खाड़ी में जहाँ गिरती है वहाँ भी एक नाम से उसको जाना किया जाता है। तो पहला नाम है जैसे सांगपो या यार्लुंग जांगपो या जांगबो बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एक नाम यह हो गया। और दूसरा नाम है दिहांग और तीसरा नाम है ब्रह्मपुत्र और चौथा नाम है जमुना और 5वां जो नाम मैं बता रहा हूँ वो है मेघना। ठीक है, लेकिन जो एक ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम एग्जाम में आता है बेसिकली वो 4 नाम आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये 4 नाम जो होते हैं किन क्षेत्रों में बोले जाते हैं तो मैं आपको ये भी लिख देता हूँ। जब ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में होती है तो उसको सांगपो बोलते हैं, और जब चाइना में इसको बोला जाता है यार्लुंग जांगपो नदी, यानी कि इसको तिब्बत में हम सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत
और जब ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में यांगपा दर्रे से प्रवेश करती है तो इसको वहाँ पे दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। और ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में पहुंचती है तो उसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उसको हम बोलते हैं जमुना, ठीक है। तो यही था कि इन क्षेत्रों में इस नदी को विभिन्न नामों से जानते हैं। तो इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि पूछ लेगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो वो सांगपो हो गया। या फिर पूछ लिया अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो वो दिहांग हो गया, ठीक है। या फिर कभी कभी पूछ लेता है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। या फिर पूछ ले बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जानते हैं, तो जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही 4 क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछता है मोस्टली। लेकिन ये पांचवा जो मेघना किस क्षेत्र में जानते हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में इस क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी में इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये इसके जो ब्रह्मपुत्र की जो आगे बढ़ती है मेघना के नाम से जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है डेल्टा बनाते हुए। तो ये एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन ये मेघना कभी कोई पूछ लिया कि ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से जब मिलती है तो किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो ये है, ठीक है। और एक पूछ लेता कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई कितनी है और भारत में इसकी लंबाई कितनी है। तो इसका जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है, वो टोटल लंबाई जो होती है 2900 किलोमीटर है। टोटल लंबाई, कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। इसे एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। द्वीप की सबसे लंबी नदी है। लंबाई के लिहाज से देखें तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और इसकी लंबाई टोटल 2900 किलोमीटर है। जबकि भारत में इसकी जो लंबाई होती है वो 916 किलोमीटर होती है, 916 किलोमीटर। या फिर कहीं कहीं दे देता है 916.5 यानी कि 917 किलोमीटर, कहीं कहीं ये भी दे देता है, आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन बेसिकली जो जाना जाता है वो 916 किलोमीटर ज़्यादा देखने को मिलता है। ये इंडिया में इसकी लंबाई है, ठीक है। इंडिया में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर है। अब भारत में, लेकिन भारत में जो है भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है वो गंगा है, ना कि ये ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र जो है लंबाई के लिहाज से सबसे एशिया के महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी वो गंगा है। कौन है? गंगा, भारत की, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर पड़ती है। ये भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और इसकी जो ब्रह्मपुत्र की भारत में जो लंबाई है 916 किलोमीटर में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, वो 916 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बन गया आपका, एक लंबाई से हो गया। दोस्तों एक जो बता दीजिए, जब नदी जो अरुणाचल प्रदेश से निकलकर असम में आती है, असम में, तो असम में यही सदिया नामक स्थान जो बताया था, सदिया, ठीक है। सदिया में यहीं अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश के मिसमी रेंज से जो है इसकी एक सहायक नदी जो निकलती है दिबांग, कौन सी? दिबांग आती है। और यहीं अरुणाचल प्रदेश में जो है एक पर्वत श्रेणी है, वहाँ से लोहित नदी निकलती है, वो भी सदिया में आके मिल जाती है। ज्यालछू पर्वत श्रेणी करके नाम होगा, ऐसे कुछ कोई पर्वत श्रेणी है, शायद वही है, ज्यालछू पर्वत श्रेणी करके है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ऐसे ही कुछ नाम है शायद। ज्यालछू पर्वत श्रेणी से ये लोहित नदी निकलती है, ठीक है, जिसको खूनी नदी भी बोला जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि खूनी नदी किस नदी को कहा जाता है, तो वो लोहित है। लोहित जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसी लोहित नदी पे जो है
एक बांध बनाया, पुल पुल बनाया गया, पुल। ये जैसे ये इस पुल का नाम है भूपेन हजारिका, मार्क कर दीजिएगा। तो इस पुल का नाम है भूपेन हजारिका, क्या, भूपेन हजारिका, ठीक है। ये जो पुल है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, ठीक है, ये है। तो ये कभी क्वेश्चन पूछता है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है, तो भूपेन हजारिका है। तो किस नदी पे है, तो लोहित नदी पे है। इस पुल की लंबाई कितनी है, 9.15 किलोमीटर, कितनी है इसकी लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है, ठीक है, ये है। और ये पुल जो किसके बीच है, ये सदिया है जो असम में है, और ये ढोला जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, इन दोनों के बीच है। ये क्या है, ये ढोला एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये ढोला और ये सदिया दोनों के बीच में पड़ता है भूपेन हजारिका सेतु, जो भारत का सबसे लंबा या फिर सबसे लंबा जो है सड़क पुल है, ठीक है, वर्तमान में। ये अभी क्वेश्चन कभी आया भी था शायद लोअर पीसीएस में इस बार, पिछली बार, कि वर्तमान में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो वो भूपेन हजारिका सेतु है। अभी हाल ही में बना भी था कुछ समय पहले, 2 साल हो गए, ठीक है, ये था क्वेश्चन। और एक पुल ये भी है कि ब्रह्मपुत्र नदी पे एक पुल है, ये है बोगीबील सेतु। कौन है, बोगीबील पुल। ये जो है ये जोड़ता है डिब्रूगढ़, यहाँ एक जगह है डिब्रूगढ़, और यहाँ एक जगह है धेमाजी, असम में ही डिब्रूगढ़ और धेमाजी, एक धेमाजी जो है धेमाजी, ठीक है। ये बोगीबील सेतु अगर पूछ लिया असम में किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और ये बोगीबील सेतु जो है डिब्रूगढ़ और धेमाजी को जोड़ता है। ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये भारत में सबसे लंबा जो है संयुक्त पुल है। ये संयुक्त मतलब ये होता है कि संयुक्त पुल है, भारत का सबसे बड़ा। संयुक्त मतलब ये होता है कि रेल मार्ग प्लस सड़क मार्ग दोनों, इस पुल से दोनों गुजरता है, रेल मार्ग और सड़क मार्ग। तो कभी पूछ लेता है कि भारत का सबसे बड़ा जो है संयुक्त पुल कौन है, तो रेल मार्ग और बोगीबील सेतु है। बोगीबील सेतु किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आ जाता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये था। ये 3 क्वेश्चन हो गया ना, यहाँ से बन सकता था। और एक और क्वेश्चन जो बनता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी से यहीं जब ये इसका ये दिबांग नदी है और यहीं सदिया है, ठीक है। सदिया में इसकी एक सहायक नदी दिबांग और ये लोहित, जब दोनों नदियाँ आके सदिया में मिलती हैं तो इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका इसलिए प्रसार जो है आसपास के क्षेत्रों में बढ़ जाता है, तो यहाँ बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी को जो कभी कभी क्या कि ये हम कह सकते हैं असम की शोक नदी के नाम से जानते हैं, शोक नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र को जानते हैं। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें इसकी 2 सहायक नदियां दिबांग और लोहित जब मिलती हैं तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसलिए असम की शोक नदी ब्रह्मपुत्र को जानते हैं। तो यहाँ इसी में ये नदी जब आगे बढ़ती है तो बहुत सारे द्वीपों का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसमें एक द्वीप है माजुली, जो बहुत ज़्यादा न्यूज में चर्चा में रहता है। ये द्वीप काफ़ी फेमस द्वीप माना जाता है, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। माजुली द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप अर्थात नदी द्वारा निर्मित द्वीप है माजुली। और एक चीज़ अभी हाल ही में 2016 में जो है भारत सरकार ने माजुली को जो है जिला के तौर पे घोषित किया। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में एकमात्र ऐसा द्वीप है जिसको या पहला ऐसा द्वीप है जिसको जिला घोषित किया गया है। 2016 में इसको डिस्ट्रिक्ट जिला भी का दर्जा दिया गया, असम सरकार ने दिया है, ठीक है, 2016 में।
और 2017 में यहीं पर रोरो सर्विस आर ओ रोरो जो रोरो फेरी सेवा सर्विस शुरू किया था पीएम मोदी ने 2016 में 17 में सॉरी, आप लोग को याद होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। ये माजुली द्वीप पे ही किया गया था, इसलिए माजुली द्वीप अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है सभी द्वीपों में, ठीक है। ये माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जबकि पूरे विश्व का अगर बात करें कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है तो वो ग्रीनलैंड द्वीप पड़ता है। लेकिन जब बात की जाती है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है पूरे विश्व का तो वो है होगा माजुली द्वीप, ठीक है ये। और माजुली द्वीप को अभी हाल ही में 2016 में जिला घोषित किया गया है। जो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा द्वीप है जिसे जिला घोषित किया गया है तो वो होगा माजुली, आंसर सही होगा, ठीक है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आप समझ भी गए होंगे। और एक तो यही इतना इस नदी सिस्टम से कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपको अलग से समझाया। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तीसरा जो नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय।